Hey students, today I am starting the second lecture of the thermodynamics. In previous lecture, I have discussed the some basic definitions like system, surrounding, boundary, state, process. These type of simple definition I have discussed. But in this lecture, in this lecture I move further. So uh, now the next topic is reversible process. Okay, so in previous lecture I have discussed process. What is the process? So if we see the definition of the process, then I told that there is any change occur between the states. If there is any change occur between the state, suppose there is state 1 and there is a state 2, then any change occur between the state 1 to 2 is called the process. ओके, कोई भी चेंज हुआ जिसकी वजह से स्टेट 1 से स्टेट 2 पे कोई सिस्टम पहुंच गया, देन इट इज कॉल्ड द प्रोसेस. अब ये प्रोसेस क्या हो सकता है ये हम आगे पढ़ेंगे और समझेंगे. ये हो सकता है कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस हो, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस हो, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस हो. तो ये मुझे नहीं पता कि कौन सा प्रोसेस है. बस सिंपल अगर प्रोसेस की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो मैंने बताई थी कि द एनी चेंज अकर बिटवीन द स्टेट्स, बिटवीन द टू स्टेट्स इज नोन एज द प्रोसेस. तो मैंने उसका एग्जांपल भी दिया था, कहा था कि अगर जो आप एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जैसे दादरी से आप दिल्ली मूव करते हैं, तो आप किस वे के थ्रू जाते हैं, किस बस से जाते हैं, गाड़ी से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, ये तो आपका प्रोसेस हो गया. और किस किस स्टेट से आप पास करते हैं वो आपका पाथ हो गया. तो वहीं टाइप्स ऑफ प्रोसेस में अगर देखें तो एक प्रोसेस होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक होता है इरिवर्सिबल प्रोसेस. टाइप्स ऑफ प्रोसेस में अगर देखें तो एक होता है रिवर्सिबल प्रोसेस, एक आपका इरिवर्सिबल प्रोसेस. तो यही मैंने लिखा है रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है. तो रिवर्सिबल प्रोसेस को अगर हम समझना चाहें पहले तो सिंपल समझ लेते हैं तब हम पढ़ते हैं. मान लिया एक स्टेट कोई 1 है, एक स्टेट कोई 2 है, एक 3, देयर इज नंबर ऑफ स्टेट. तो अगर कोई प्रोसेस इस तरह से हुआ है कि इन स्टेट से पास होता हुआ गया एंड इट विल रीच ऑन स्टेट 4. ठीक. अब जो मैंने वर्क किया, मैंने ये एक स्टेट से 4 पे कैसे पहुंचा. मान लिया एक कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जिसके अंदर गैस भरी हुई है, हमने इसे क्यू हीट सप्लाई की और डब्ल्यू हमें वर्क मिला. तो मान लिया इनिशियल स्टेट 1 1 में यहाँ था, जैसे ही हीट सप्लाई की पिस्टन एक्सपेंड हुई और स्टेट 2 2 पे पहुंच गई. फर्दर हीट सप्लाई की, पिस्टन जो है 3 3 पहुंच गई. इस तरह से पिस्टन मूव करती रही. तो हमारा स्टेट 1 से लेके हम स्टेट 4 तक पहुंच गए. अब हमने क्या किया, दोबारा इसे कंप्रेस करना चालू किया 4 के बाद डब्लू. तो क्या है, इससे हीट बाहर निकलती रही और सेम स्टेट को फॉलो करते हुए हम वापस स्टेट 1 पर आ गए. तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिवर्सल प्रोसेस. वट इसकी एक कंडीशन है कि व्हेन द सिस्टम इज रिटर्निंग टू इट्स इनिशियल स्टेज, एट दैट टाइम there is no trace occur, there is no mark or trace remain in surrounding or system. तो डेफिनेशन देख लेते तो उसका समझ में आ जाएगा. ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ए सिस्टम कैन रिवर्ट टू द ओरिजिनल स्टेट as soon as factor responsible for occurrence of the process are removed. When a system return to the initial state, no trace left in the system and surrounding. तो रिवर्सिबल तभी माना जाएगा जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कोई स्प्रिंग है, इस स्प्रिंग पे फोर्स लगाया आपने, एक एफ फोर्स लगाया, तो इसकी लेंथ जो है बढ़ गई. व्हेन इट्स लेंथ इज इंक्रीजिंग, यू रिमूव दिस फोर्स. अगर आपने इस फोर्स को रिमूव कर दिया तो ये इनिशियल पोजीशन में आ गई, है ना. तो हम क्या कहेंगे, दिस प्रोसेस इज द रिवर्सल प्रोसेस. और सिस्टम पे भी और सराउंडिंग वगैरह एटमॉस्फेयर में कोई हीट जनरेट नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, एज इट इज सब कुछ रहा. तो इस प्रोसेस को तो हम रिवर्सिबल कहेंगे. लेकिन हमारा अगर जो ये पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, एक बार समझना इसे, इसे मैंने हीट सप्लाई क्यू की, यहाँ से वर्क डब्ल्यू मिला. तो जैसे ही पिस्टन ने मूव करना चालू किया, यहाँ पे सिलेंडर वॉल और पिस्टन के बीच में क्या है,
रिलेटिव मोशन हुई क्योंकि ये ऊपर मूव करेगी तो रिलेटिव मोशन होगी। तो यहाँ जो फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी। वो हीट कहाँ जाएगी? एटमॉस्फेयर में। और फिर जब दोबारा आप इसे कंप्रेस करेंगे, इनिशियल स्टेज पाएंगे, तब फिर हीट जनरेट होगी। तो जो ये हीट रिलीज हो रही है, ये कहाँ जा रही है? एटमॉस्फेयर में। तो एटमॉस्फेयर के ऊपर ट्रेस छूट जा रहा है, कोई मार्क छूट जा रहा है। तो दिस प्रोसेस इज नॉट द रिवर्सिबल। तो अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो प्रोसेस कभी रिवर्सिबल नहीं हो सकता। तो इसलिए यहाँ पे देखो एग्जांपल में लिखा है फ्रिक्शन लेस एडिबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड। अगर जो आपका फ्रिक्शन लेस है, एक्सपेंशन और कंप्रेशन, देन इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल लिखा है एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग विद इन इलास्टिक लिमिट, जो मैंने एग्जांपल दिया। जो इलेक्ट्रोलाइसिस है, बैटरी का चार्ज होना, डिस्चार्ज होना, ये दोनों रिवर्सिबल प्रोसेस है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, तभी तो बैटरी चार्ज होती है। आप जैसे बैटरी चार्ज करते हैं, फिर उसे उसकी एनर्जी को यूज कर लेते हैं, नाउ इट इज डिस्चार्ज, फिर अगेन चार्ज करते हैं। तो अगर प्रोसेस ये रिवर्सिबल ना हो तो आप ऐसा ना कर पाए। ठीक है। इसी तरह से इवोपरेशन होता है। आप जैसे वाटर को हीट करते हैं, जैसे कोई वाटर भरा हुआ है, इसमें आप हीट करते हैं, स्टीम प्रोड्यूस होती है। अगर इस स्टीम को आप कूल करें तो दोबारा वाटर बन जाएगा। जैसे बारिश होती है, रेन वाटर है। बारिश कैसे होती है? जो आपका सी वाटर है, ड्यू टू द हीटिंग, सोलर सन की हीटिंग की वजह से स्टीम प्रोड्यूस होती है। जब ये एक्सपेंड होती है, ऊपर उठती है, आसमान में जाके कंडेंस हो जाती है, इट इज अगेन वाटर इज फॉर्म्ड। सो द प्रोसेस इज रिवर्सिबल। दिस टाइप ऑफ प्रोसेस रिवर्सिबल, कि वो इनिशियल स्टेट में दोबारा आ गए और एटमॉस्फेयर के ऊपर कोई ट्रेस नहीं छोड़ा, देन इट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। अब आपको ये एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अगर फ्रिक्शन प्रेजेंट है तो प्रोसेस आपका रिवर्सिबल नहीं है, पहली चीज आप समझ लें। तो फ्रिक्शन लेस एडिबेटिक कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्लूइड इज रिवर्सिबल प्रोसेस। एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, रिवर्सिबल प्रोसेस। Electrolysis, charging and discharging of the battery is a reversible process. Evaporation, these are the reversible process. तो reversible process की simple definition है कि during this process a system can return or revert to the original state as soon as possible, as soon as factor responsible for occurrence of the process are removed. जिसके थ्रू प्रोसेस हो रहा है उसे जैसे ही रिमूव करें, इनिशियल स्टेट में आ जाए, तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। अदरवाइज ये प्रोसेस क्या होगा? इरिवर्सिबल होगा। देखो सेकंड डेफिनेशन इरिवर्सिबल प्रोसेस की क्या है? इन दिस प्रोसेस सिस्टम डिड नॉट रिटर्न टू द इनिशियल स्टेट व्हेन द फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर अकरेंस ऑफ द प्रोसेस रिमूव्ड। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे आपने देखा, कोई स्प्रिंग ले लो या कोई आयरन रॉड ले लो। अगर मैंने इस पे पी लोड अप्लाई किया, जब तक ये इलास्टिक रीजन में है, जैसे ही मैं फोर्स रिमूव करूंगा, ये इनिशियल स्टेज में आ जाएगा। जब तक इलास्टिक रीजन में, तब तक रिवर्सिबल है। लेकिन अगर ये प्लास्टिक रीजन में पहुंच गया, अगर लोड मैंने अप्लाई किया, इतना लेंथी हो गया कि प्लास्टिक रीजन में पहुंच गया, तो फोर्स रिमूव करने पे ये दोबारा इनिशियल स्टेज में नहीं आएगा। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं, नेचुरल प्रोसेस, दे ऑल आर द इरिवर्सिबल प्रोसेस। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों ने देखा होगा, जो डैम होते हैं उनमें पानी भरा रहता है। ठीक है। और वो वाटर ऑटोमेटिकली, मतलब जो माउंटेन्स है, माउंटेन्स में जो वाटर है वो ऑटोमेटिकली नीचे अर्थ पे, जो आपका प्लेन एरिया है उस पर ऑटोमेटिकली आ जाता है रिवर के थ्रू, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। सो दिस इज द रिवर्सल प्रोसेस। क्यों? वाटर माउंटेन से तो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन यहाँ से ऑटोमेटिकली वापस नहीं जाएगा। और अगर आपको ऐसा करना है तो पंप लगानी पड़ेगी। तो दिस प्रोसेस इज नॉट द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस हैं, जैसे आपका फ्री एक्सपेंशन है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन है, एडिवेटिव मिक्सिंग है, जहां पे फ्लूइड फ्रिक्शन आ जाए, मैकेनिकल एंड फ्लूइड फ्रिक्शन, हीट ट्रांसफर बाय कन्वेक्शन, दे ऑल आर द रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिंपल रिवर्सिबल प्रोसेस और रिवर्सिबल प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होगी? रिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो जैसे ही आप फोर्स रिमूव करें, वो अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाए। ओके, दैट इज द रिवर्सिबल प्रोसेस। लेकिन रिवर्सल प्रोसेस तभी होगा जब फ्रिक्शन को हम निग्लेक्ट करेंगे, देयर इज नो फ्रिक्शन। अदरवाइज एटमॉस्फेयर में कुछ ना कुछ हीट रिलीज हो जाएगी और वो रिवर्सल प्रोसेस नहीं रहेगा। तो आपके एग्जांपल थे फ्रिक्शनलेस एडिबेटिक कंप्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ फ्लूइड, एक्सटेंशन एंड कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी एंड इवोपरेशन।
और इरिवर्सिबल प्रोसेस वो प्रोसेस है जो अपनी इनिशियल स्टेज में रिटर्न ना हो। जैसे वाटर का फ्लो माउंटेन से अर्थ की तरफ रिटर्न नहीं हो सकता, ठीक है। एक्सटेंशन ऑफ द स्प्रिंग आफ्टर द प्लास्टिक लिमिट, ये नहीं हो सकता, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप डेफिनेशन के तौर पे एग्जाम में लिख सकते हैं। तो अभी आपने पढ़ा रिवर्सल प्रोसेस, इरिवर्सल प्रोसेस, दो आपने पढ़ लिए। अब आता है स्टडी फ्लो प्रोसेस। क्या है? स्टडी फ्लो प्रोसेस और अनस्टडी फ्लो प्रोसेस। ये भी कभी कभार पूछ ले जाते हैं एग्जाम में डेफिनेशन के तौर पर। तो डेफिनेशन देखो, द टर्म स्टडी इंप्लाइज नो चेंज विद द टाइम। ओके, तो सिंपल डेफिनेशन है, इफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम इज नॉट चेंजेस विद द टाइम, टाइम के हिसाब से चेंज ना हो तो वो स्टडी फ्लो प्रोसेस होगा। और अगर टाइम के हिसाब से प्रॉपर्टी चेंज हो रही हैं तो वो अनस्टडी होगा। एग्जाम्पल हमने बहुत अच्छा दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं कि कोई सिस्टम है जिस पे 1 बजे आपने कुछ प्रॉपर्टीज नोट की, जैसे टेम्परेचर नोट किया, यहाँ 30 है या 250 है, स्पेस के हिसाब से चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ 225 है या 200 है या 150 है। आपने 3 बजे देखा तो यहाँ का टेम्परेचर 300 था तो यहाँ का भी 300 रहा, 250 का यहाँ का था 250 रहा, यहाँ 225 था यहाँ 225 था, 200 है और 150 है। मतलब 1 बजे देखा तो वही टेम्परेचर्स थे, और 3 बजे देखा तो उस स्पेस पे वही टेम्परेचर थे। तो ये कौन सा प्रोसेस हो गया? स्टडी फ्लो प्रोसेस हो गया। तो अब आप डायग्राम बना देंगे तो वो आपको फुल मार्क्स देगा, ठीक है। लेकिन एक चीज आप नोट कर लें, यहाँ देखो, स्पेस के हिसाब से, स्पेस के हिसाब से टेम्परेचर में चेंज आ रहा है। तो हमें क्या करना है? टाइम के हिसाब से देखना। अगर टाइम के हिसाब से चेंज हो रहा है तो आपका अनस्टडी होगा, और टाइम के हिसाब से चेंज नहीं हो रहा तो स्टडी होगा। स्पेस से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ लिख भी दिया है, ड्यूरिंग ए स्टडी फ्लो प्रोसेस फ्लूइड प्रॉपर्टीज विद इन द कंट्रोल वॉल्यूम में चेंज विद द पोजिशन बट नॉट विद द टाइम। पोजीशन के हिसाब से तो चेंज हो सकती है लेकिन टाइम के हिसाब से नहीं। Steady flow condition can be closely approximated by devices that are intended for continuous operation such as turbine। कौन कौन से स्टडी फ्लो डिवाइस हैं? टरबाइन है, पंप्स है, बॉयलर्स हैं, कंडेंसर्स हैं, हीट एक्सचेंजर्स हैं, पावर प्लांट्स हैं, और रेफ्रिजरेशन है। ये सब के सब क्या हैं? आपके स्टडी फ्लो डिवाइस हैं, ठीक है ना। तो अब स्टडी फ्लो कौन सा है? स्टडी फ्लो प्रोसेस, द प्रोसेस the properties of the system will not change with the time, then it is known as the steady flow process। और इसका लिख दिया, the opposite of study is unsteady। तो इसका मतलब है अगर प्रॉपर्टी टाइम के हिसाब से चेंज हो रही है तो वो अनस्टडी है। तो ये सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब आता है दो चीजें, एक तो पॉइंट फंक्शन है, एक पाथ फंक्शन। तो जैसा कि डेफिनेशन आप इजीली समझ सकते हैं, अगर जो किसी वेरिएबल को, पॉइंट फंक्शन हम पहले समझा रहे हैं, पॉइंट फंक्शन समझा रहे हैं। अगर मान ली कोई ग्राफ है, कोई ग्राफ ड्रॉ किया है, मान ली प्रेशर और वॉल्यूम है, अगर किसी वेरिएबल को एक पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके, जैसे मान ली स्टेट 1 है तो यहाँ बता सकते हो यहाँ का वॉल्यूम V1 है, यहाँ का प्रेशर P1 है। तो अगर किसी भी वेरिएबल को पॉइंट के फॉर्म में बता सकें, ग्राफ में पॉइंट के फॉर्म में बता सकें, तो कहेंगे वो पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। तो कौन कौन सी चीज है पॉइंट फंक्शन है? जो भी प्रॉपर्टीज हैं उन्हें हम पॉइंट के फॉर्म में बता सकते हैं। हम बता सकते हैं यहाँ पे प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये है ना। तो ये जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर द पॉइंट फंक्शन। तो लिखा है नीचे, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज आर द पॉइंट फंक्शन, इट इज डिपेंड अपॉन द स्टेट ऑफ द सिस्टम, द प्रॉपर्टीज आर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जितने भी पॉइंट फंक्शन होते हैं, जितनी भी थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज होती हैं, दीज आर द एग्जैक्ट डिफरेंशियल। एग्जैक्ट डिफरेंशियल का मतलब ये है कि अगर जो मान लिया ये आपका कोई प्रोसेस हुआ 1 और ये हुआ 2, तो मैं यहां से लिखूं चेंज इन वॉल्यूम dV 1 to 2 इज इक्वल टू, लिख सकता हूं V2 माइनस V1, द वॉल्यूम एट बी स्टेट 2 माइनस वॉल्यूम ऑफ स्टेट 1। तो ये हमेशा जैसे लिखा जाए dV dP dH ds, जहां D लिखा हो समझ लो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, उसका चेंज हम दो स्टेट पे डिपेंड करेगा, ठीक है ना। तो सिंपल यही लिखा है, द चेंज इन वॉल्यूम बिटवीन द स्टेट 1 एंड 2 dV, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो V2 माइनस B1, इसे इंटीग्रेट करेंगे तो P2 माइनस P1। सो दिस इज द पॉइंट फंक्शन। बट इन द thermodynamics some variables
आर नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट्स, दीज आर डिपेंड अपॉन द पाथ ऑफ द सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बताते हैं, जैसे सपोज करो कोई प्रोसेस 1 से 2 हुआ, यहां से यहां तक। अब आपने इसे, ये प्रोसेस हुआ कैसे, मान लिया कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है ना, ये आपकी पिस्टन लगी है, आपने इसे हीट सप्लाई की, यहाँ से यहाँ तक वर्क मिला, ये स्टेट 1 पे था सिस्टम, स्टेट 2 पे पहुंच गया, ठीक है ना। तो अब आपको लिखना है कि इसमें वर्क कितना दिया, तो वर्क अब इस बात पे डिपेंड नहीं कर रहा है स्टेट 1 और 2 क्या है, वर्क डिपेंड कर रहा है कि ये स्टेट 1 से 2 किस तरह से पहुंचा, कांस्टेंट प्रेशर के थ्रू पहुंचा, कांस्टेंट वॉल्यूम के थ्रू पहुंचा, कांस्टेंट टेम्परेचर के थ्रू पहुंचा। वर्क इज डिपेंड अपॉन द पाथ। ओके, तो हो सकता है कि अगर 1 to 2 स्टेट पे ये ए पाथ के थ्रू पहुंचा, बी पाथ के थ्रू पहुंचे तो वर्क अलग हो, सी पाथ के थ्रू पहुंचे तो वर्क अलग हो, है ना। तो हीट एंड वर्क बोथ आर द पाथ फंक्शन एंड दीज आर द इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। अगर मान लीजिए हमें चेंज लिखना 1 to 2 में, तो हम कैसे लिखेंगे, ऑपरेटर लगाएंगे, डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू लिखेंगे 1 to 2 W12। ऐसे नहीं लिख सकते W2 माइनस, ऐसे नहीं लिख सकते W2 माइनस W1, हम हमेशा लिख लेंगे W12, क्योंकि इट इज डिपेंड अपॉन द पाथ नॉट डिपेंड अपॉन द स्टेट। अगर चेंज इन हीट दिखाना है, ऑपरेटर लगाएंगे और Q12 लिखेंगे, हीट ट्रांसफर इन प्रोसेस 1 to 2। हम Q2 माइनस Q1 नहीं लिख सकते। तो ये क्या है, हीट एंड वर्क बोथ आर द इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल। जहां ये ऑपरेटर लगा हो, ऑपरेटर डेल डब्ल्यू डेल क्यू, तो समझ लेना ये इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल है। और जहां पे डी लिखा हो, डीवी डीपी या डी लगा हो किसी चीज के आगे, समझ लेना वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल है, ठीक है। तो वही मैंने पाथ फंक्शन की लिखी डेफिनेशन, देयर आर सम प्रॉपर्टीज दैट कैन नॉट प्रेजेंटेड एज ए पॉइंट ऑन द ग्राफ, बट दिस इज द एरिया बिटवीन द स्टेट्स, दिस इज कॉल्ड द पाथ फंक्शन। Example of path function are the heat and work, because these are depends on the path, not the state of the system. They are inexact differential because their change cannot be represented as difference of their values at the end state। तो अब सिंपल आपको समझ में आना चाहिए पॉइंट फंक्शन क्या है और पाथ फंक्शन क्या है। इसके बाद हम आते हैं टेम्परेचर एंड जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, सिंपल भाषा में पहले से समझ लेते हैं, उसके बाद इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो जीरो लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि सपोज करो कोई बॉडी ए है, इसका टेम्परेचर टी है, और एक बॉडी बी है जिसका टेम्परेचर टी बी है। और हम ये कहते हैं कि बॉडी ए और बी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में है। हम ये कहते हैं कि बॉडी ए और बी थर्मल इक्विलिब्रियम है विद रेस्पेक्ट टू बॉडी सी। बॉडी सी के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम है जिसका टेम्परेचर टी सी है, यानी कि ए इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है और बी इसके साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो हम कह सकते हैं कि ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम में है एक दूसरे के। ये सिर्फ सिंपल सी बात जो है जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब है, मैंने पहले भी बताया है टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम में, कि थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब अगर बॉडी ए सी के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो उनके टेम्परेचर बराबर है, अगर बी सी के रेस्पेक्ट में है तो उनके टेम्परेचर बराबर में है। तो अगर तीनों एक दूसरे के थर्मल, इसका मतलब है ए बी के सी के रेस्पेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम है, बी सी के रेस्पेक्ट में, तो ए बी भी थर्मल इक्विलिब्रियम होंगे, तो टी ए इज इक्वल टू टी बी भी होगा। तो इसका मतलब ऑल द थ्री बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम, तो तीनों के टेम्परेचर बराबर होंगे। दिस लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स इज नोन एज द जीरोथ लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, देखो मैंने लिखा भी ऐसा ही है कुछ, इफ द टू बॉडीज आर इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द थर्ड बॉडी, दे आर एल्सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद ईच अदर। ठीक है, अब इस चीज का यूज कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो इस चीज का यूज करते हैं हम टेम्परेचर मेजरमेंट में विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो आप लोगों ने देखा होगा थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर सिंपल सा एक आपका सिलेंड्रिकल डिवाइस, सिलेंड्रिकल शेप में, ओके, जिसके नीचे एक बल्ब लगा रहता है, ठीक है, यहाँ पे, और इसके अंदर मरकरी फिल रहता है, हीलियम, सॉरी, मरकरी जो होता है, मरकरी फिल्ड रहता है, ठीक है। तो जो मरकरी इसमें फिल रहता है, जैसे ही आप किसी बॉडी के टच में आते हैं, हीट इसमें ट्रांसफर होना चाहती है बल्ब के थ्रू,
मरकरी वॉल्व में, तो मरकरी का जो वल्व है इसमें जाती है हीट और इससे मरकरी एक्सपेंड होना चालू होता है और राइज हो जाता है। इस पे स्केल दिया रहता है, ये जहाँ तक राइज होता है आप वहाँ नोट कर लेते हो, कह देते हैं इसका बॉडी का टेम्परेचर इतना है, इसे फीवर हो रहा है। तो क्या है, आपने क्या किया, इस थर्मामीटर को उस पर्सन की बॉडी के कांटेक्ट में लाई, तो थोड़ी देर बाद थर्मामीटर और उसकी बॉडी दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए। और तीसरा जो आपका मरकरी है वो भी इस थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गया। तो जो मरकरी का टेम्परेचर हुआ वही आपने कहा कि थर्मामीटर के ग्लास का टेम्परेचर है, वही कह दिया उसकी बॉडी का टेम्परेचर है। तो तीनों एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में हो गए, तो ये डिवाइस बन गया। इसी तरह से हम टेम्परेचर मेजर करते हैं। एक एग्जाम्पल इन्होंने दिया है कि जैसे आयरन है 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, कॉपर आपका 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है। अब थोड़ी देर बाद दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में थर्मल इक्विलिब्रियम आ गए, तो आयरन का डिग्री टेम्परेचर और कॉपर का बराबर है। तो अगर हम कहें आयरन और कॉपर थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब है दोनों का टेम्परेचर सेम है। तो ये सिंपल सी जो बात है, ये जीरो लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स है, इसे आप एज इट इज लिख दें। इसके बाद आती है टेम्परेचर स्केल, जो हम कितने तरीके के यूज करते हैं। ठीक है, तो एज ए इंजीनियर आपको ये पता होना चाहिए कितने तरीके का टेम्परेचर स्केल यूज हो रहा है हमारे यहाँ, और किस तरह के न्यूमेरिकल में आपको टेम्परेचर की क्या यूनिट होगी, क्या किस तरह से ये देख सकते हैं। तो जनरली दो तरीके का टेम्परेचर स्केल आपका यूज हो रहा है, एक तो आपका एसआई सिस्टम चलता है, एक आपका इंग्लिश सिस्टम चलता है। इंग्लिश सिस्टम जो है आपका यूएसए और आपका जो है यूनाइटेड किंगडम, इन सब में जो है इंग्लिश सिस्टम चलता है, और बाकी सब जगह एसआई सिस्टम चलता है। तो एसआई सिस्टम में क्या यूनिट होती है टेम्परेचर की, तो एक तो एसआई सिस्टम में केल्विन से रिप्रेजेंट करते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड। जैसे मान लीजिए कहीं पे आपको लिखा दिखाई देगा 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन, तो ये दोनों किस में है, एसआई सिस्टम। और डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन का रिलेशन क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन आपको निकालना है, तो क्या करेंगे, टेम्परेचर इन डिग्री सेंटीग्रेड जो होगा उसमें 273 आप ऐड कर देंगे। तो ये मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया है। तो अगर जो आपका टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड 273 ऐड करेंगे तो 298 हो जाएगा। तो ये आप एसआई में यूज करते हैं। जिस तरह से आप एसआई में केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते हैं, वैसे इंग्लिश सिस्टम में फ़ारेनहाइट और रैंकाइन यूज करते हैं, रैंकाइन और फ़ारेनहाइट यूज करते हैं। फ़ारेनहाइट तो आप जानते भी हैं। तो और अगर जो आपको रैंकाइन, फ़ारेनहाइट को रैंकाइन में कन्वर्ट करना है तो 459.67 से ऐड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। अगर आपको डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना है तो C/5 = F-32 / 9 आई है आपके पास फॉर्मूला है। इसे आप डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में यूज कर सकते हैं। तो दो केल्विन और डिग्री सेंटीग्रेड एसआई सिस्टम में, फ़ारेनहाइट और रैंकाइन इंग्लिश सिस्टम में, ये बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद आता है गैस लॉ। तो जनरली आप जो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं उसमें गैस का बहुत बड़ा रोल है। गैस हर जगह आपको मिलेगी, है ना। तो जैसे आप कंबसन चैम्बर है, कोई पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है, कोई ऑटोमोबाइल है, गाड़ी है, फोर व्हीलर है, कुछ भी है, एनीथिंग जहाँ कंबशन हो रहा है वहाँ एयर फ्यूल मिक्सचर काफ़ी हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे होगा, बर्न होगा, तो वो एक गैस की तरह बिहेव करेगा। तो हमें उसके बारे में कुछ लॉ बनाने पड़ेंगे, तो वही गैस लॉस कहलाते हैं। तो पहला लॉ है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या करता है, फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस ए कांस्टेंट टेम्परेचर इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। हालांकि ये आप खूब पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो अगर जो मान लिया कोई आपको थर्मोडायनेमिक्स में इस तरह की प्रॉब्लम मिलती है कि कोई गैस भरी हुई है किसी पिस्टन सिलेंडर में, मैंने हीट ट्रांसफर की, इससे आपको वर्क मिला और द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, तो बॉयल्स लॉ ये कहता है कि इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इज कांस्टेंट देन इट्स वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। यानी कि अगर इस गैस का प्रेशर कम होगा, यानी कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगी तो प्रेशर कम होगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और अगर वॉल्यूम इसका कम होगा नीचे की तरफ मूव करेगी तो प्रेशर बढ़ेगा। तो पीवी इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। दिस इज नोन एज द बॉयल्स लॉ। सिंपल है। इसके बाद दूसरा लॉ आता है चार्ल्स लॉ। फॉर ए गिवन मास ऑफ द गैस एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर जो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट ना हो कि अगर आपका इसका प्रेशर कांस्टेंट है, तो इसका मतलब वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर T। तो V2/V1 इज इक्वल टू क्या हो गया, T2/T1। यानी कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसका मतलब है अगर हीट में सप्लाई कर रहा हूँ और ये ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो वॉल्यूम बढ़ रहा है,
अगर इसका प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा एज पर द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ से क्या होगा, इसका टेम्परेचर डेफिनेटली बढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये छोटे छोटे लॉज हैं। इसके बाद तीसरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 101% आपका आएगा ये क्वेश्चन, आइडियल गैस इक्वेशंस क्या है। ठीक है, तो देख लो, द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट हैव द प्रॉपर्टी रिलेशन अमंग द पीबीटी इन सम सिलेक्टेड रीजन इज नोन एज द आइडियल गैस इक्वेशन ऑफ द स्टेट। तो अभी आपने देखा कि आपने बॉयल्स लॉ पढ़ा, तो आपने प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में रिलेशन पढ़ा एट टेम्परेचर कांस्टेंट। दूसरा, आपने वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन पढ़ा चार्ल्स लॉ में, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट। तो आप देख रहे हैं एक प्रॉपर्टी कांस्टेंट है, दो के बीच में रिलेशन आ रहा है। तो हमें कोई ना कोई एक ऐसी इक्वेशन चाहिए थी जो प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों को एक साथ रिप्रेजेंट करे, है ना। तो वही इक्वेशन आइडियल गैस इक्वेशन है। तो यही मैंने लिखा है, द सिंपलेस्ट इक्वेशन ऑफ स्टेट दैट हैव द प्रॉपर्टी रिलेशन बिटवीन द पीवीटी, पीवीटी के साथ एक साथ रिलेशन जो बताए इन सम सिलेक्टेड रीजन इज नोन एज द आइडियल इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो किसी सिलेक्टेड रीजन के लिए प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर का जो कंबाइंड रिलेशन है, जो सिंपलेस्ट इक्वेशन है, दैट इज द आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखो, द आइडियल इक्वेशन इज वैलिड फॉर लो डेंसिटी रीजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टर्म आईईएस में, गेट, इसरो, इन सब के एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। आइडियल इक्वेशन वैलिड कहाँ है, जहाँ डेंसिटी बहुत लो है। डेंसिटी लो कहाँ है, डेंसिटी कहाँ लो होगी, जहाँ प्रेशर लो होगा और टेम्परेचर हाई होगा। ये आप याद रख लेना। अगर जो किसी गैस का प्रेशर बहुत कम है, जैसे आप देख रहे हैं जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसका प्रेशर बहुत कम है, तो डेंसिटी बहुत कम है। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कितनी है, 1.2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। हम्म। और जो एलपीजी आप गाड़ी में आप देख रहे हैं, सीएनजी जो गैस है, जो आप गाड़ी में किट लगाते हैं और उससे गैस भरवाने जाते हैं, इट्स प्रेशर इज वेरी हाई, अराउंड 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। सो द डेंसिटी ऑफ द सीएनजी इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होगी इसकी डेंसिटी, है ना। छोटा सा सिलेंडर, उसमें कितने 10-10 किलो सीएनजी आप भरवा लेते हैं। हम्म। इसका नाम ही है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, द नेचुरल गैस इज अवेलेबल एट वेरी हाई प्रेशर। तो अगर प्रेशर बहुत हाई है, प्रेशर बहुत लो है, तो वो आइडियल गैस इक्वेशन होगी। लेकिन यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा, तो सीएनजी गैस आपकी आइडियल गैस इक्वेशन नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। हालांकि द आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड फॉर लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, इट इज रिलेट द पीबीटी बाई इक्वेशन पीबी इज इक्वल टू एमआरटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, इसे आप रट के रखेंगे, इसका हर जगह थर्मोडायनेमिक्स में यूज है और ये आती भी है एग्जाम में। पीबी इज इक्वल टू एमआरटी। इसमें एक एक वेरिएबल को समझ लें हम किस में यूज करेंगे, तभी आप जो है आइडियल गैस इक्वेशन को समझ पाएंगे। ठीक है, तो देखें यहां देखो, प्रेशर आपका पास्कल में यूज होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब में है। ठीक है, मास जो एम जो है किलोग्राम में है, आर जो है गैस कांस्टेंट है ना, और टी जो है टेम्परेचर केल्विन में है। अब हम देख लेते हैं गैस कांस्टेंट को, थोड़ा हम समझाते हैं जरा। तो जो आपका गैस कांस्टेंट है आर, आर इज द गैस कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है आर यू डिवाइड बाई एम। आर यू आपका हो गया यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, ये नाम याद कर लेना, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू होती है 8.314 किलो जूल पर किलो मोल। ठीक है, इंटू कैल्विन, किलो जूल पर किलो मोल इंटू कैल्विन। अब आर यू की वैल्यू ये हो गई, है ना, और एम क्या है आपका, मॉलिक्यूलर वेट। तो अगर जो आपसे न्यूमेरिकल में ये कहा जाए कि एयर आपका यूज हो रही है, और तो आप उसके लिए गैस कांस्टेंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे एयर के लिए, 8.314 डिवाइड बाई एयर का जो एटॉमिक वेट होता है लगभग 29 के आसपास होता है, तो 0.287 किलो जूल पर किलोग्राम इंटू केल्विन, ये आपका गैस कांस्टेंट हो गया। अगर हम ये कहते हैं CO2 गैस यूज हो रही है, तो आप गैस कांस्टेंट CO2 के लिए निकाल सकते हैं 8.314 डिवाइड बाई 44 से आप डिवाइड कर देंगे CO2 का। तो इस तरह से गैस कांस्टेंट और यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट निकाले जाते हैं। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, तो पीवी इक्वल टू एम आर टी, इसे पी
बी डिवाइड बाई एम कर देते हैं, आर इंटू टी। मैंने आपको बताया था बी डिवाइड बाई एम क्या है, वॉल्यूम पर यूनिट मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये मैं पहले बता चुका हूँ। तो ये इक्वेशन रिड्यूस हो गई, पी वी इक्वल टू आर टी। जब कभी इक्वेशन ऐसी लिखी दिखाई दे आपको, पी वी इक्वल टू आर टी, तो समझ लेना वी यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ठीक है, तो एक तो इक्वेशन ये हो गई पी वी इक्वल टू एम आर टी, यहाँ पे वी आपका क्या है, वॉल्यूम, ये ढंग से समझ लेना। एक हो गई पी वी इक्वल टू आर टी, यहाँ पे ये वी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम। इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो पी वी इक्वल टू एम आर टी, मास ऑफ द गैस क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस इनटू मॉलिक्यूलर वेट, ये फॉर्मूला आप रट लेना। तो पी वी इक्वल टू क्या हो गया, एन मॉलिक्यूलर वेट एम इंटू आर इंटू टी। ठीक है, तो अब अगर यहां से देखें, अभी मैंने बताया आर क्या है, यहाँ गैस कांस्टेंट, आर यू डिवाइड बाई एम। तो आर इंटू एम को हम क्या लिख सकते हैं, आर यू। तो पी वी इक्वल टू क्या हो गया, एन आर यू इंटू टी। ठीक है, तो अगर आपको देखो तीन इक्वेशन मिल सकती हैं आइडियल गैस इक्वेशन में, तीन तरह की इक्वेशन आपको मिल सकती है। एक तो आपको मिल सकती है पी वी इक्वल टू एम आर टी, एक मिल सकती है पी वी इक्वल टू आर टी, और एक मिल सकती है पी वी इक्वल टू एन आर यू इंटू टी। पहचान आप एकदम तुरंत जाएंगे और ढंग से पढ़ेंगे तो। यहाँ पे आर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैस। और यहाँ पे आर, यहाँ वी क्या है, स्पेसिफिक वॉल्यूम, यहाँ कैपिटल वी है आपका वॉल्यूम मीटर क्यूब में। इन दोनों जगह गैस कांस्टेंट है। तो आप इक्वेशन, तीन तरह की इक्वेशन आपको मिल सकती हैं, तीन तरह की इक्वेशन को पहचान लें सही से सही एकदम, माइंड में बिठा लें। इसके बाद आते हैं हम रियल गैस पे। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हमने कुछ गैस लॉज पढ़े, जिसमें आपका बॉयल्स लॉ पढ़ा, चार्ल्स लॉ पढ़ा। बॉयल्स लॉ आपका जो है प्रेशर वॉल्यूम के बीच में कांस्टेंट टेम्परेचर पर रिलेशन बताता है। चार्ल्स लॉ जो है वॉल्यूम टेम्परेचर के बीच में कांस्टेंट प्रेशर पर रिलेशन बताता है। फिर एक इक्वेशन ऐसी पढ़ी जो प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर तीनों को लिंक करती है एक सिलेक्टेड रीजन के लिए, उसे हमने आइडियल गैस इक्वेशन कह दिया। उसकी तीन इक्वेशन थी, पी वी इक्वल टू एम आर टी, पी स्मॉल बी इक्वल टू आर टी, और पी वी इक्वल टू एन आर टी। इन तीनों को हमने समझ लिया। अब बात करते हैं रियल गैस की। क्यों, क्योंकि कोई गैस आइडियल गैस तो है ही नहीं आज की तारीख में। जैसे मैंने बात की अभी सीएनजी की, तो मैंने बताया सीएनजी का प्रेशर तो बहुत हाई है, पी इक्वल टू 200 एटीएम है। तो ये तो आइडियल गैस इक्वेशन हो, ये तो आइडियल गैस होगी नहीं। तो आइडियल गैस कौन सी होंगी, जैसे आपकी एयर है, एयर आपकी आइडियल गैस होगी। नाइट्रोजन को हम आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। ऑक्सीजन को आइडियल गैस मानेंगे, CO2 को आइडियल गैस मानेंगे। तो ये सब जो है आइडियल, हीलियम है, नियोन है, आर्गन है, ये सब की सब जो है आइडियल गैस है। लेकिन सीएनजी आपकी आइडियल गैस नहीं, ये क्या है, एक रियल गैस है ना। तो हम समझें कि रियल गैस क्या है। तो देखो लिखा है डेफिनेशन, द मोस्ट ऑफ द gases behave as a real gas at a high pressure and low temperature. The ideal gas equation have a lot of assumption and it is valid for low pressure and high temperature. In real gas, molecules occupy the space and interaction to each other. तो रियल गैस में क्या है कि अब जैसे आइडियल गैस हमने जो अजम्पशन था वो क्या माना था कि जैसे मान लिया कोई एक कमरा है या रूम है, इसमें कई पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स हैं गैस के भरे पड़े हैं। हमने ये अज्यूम किया कि जो पार्टिकल है उसका कोई वॉल्यूम नहीं है, वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल जीरो मान लिया। और ये माना कि एक पार्टिकल दूसरे के पास में है लेकिन वो कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा, देयर इज नो फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमने जो फोर्स बिटवीन द पार्टिकल था वो भी जीरो मान लिया था। बट इन द केस ऑफ रियल गैस अजम्पशन, दे कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल, उन्होंने पार्टिकल के वॉल्यूम को कंसीडर किया। दे हैव कंसीडर द वॉल्यूम ऑफ द पार्टिकल एंड दे कंसीडर द इंटरमोलिकुलर फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, उसे भी उन्होंने कंसीडर किया, फोर्स को भी कंसीडर किया। तो वो रियल गैस इक्वेशन आ गई। तो हमारी रियल गैस इक्वेशन कौन सी है, वॉन्डरवाल्स इक्वेशंस। ठीक है, तो हमारी जो पी वी इक्वल टू आर टी मैंने इक्वेशन बताई थी, इसमें इन्होंने चेंज कर दिया। क्या कर दिया, पी बी प्लस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर एक पार्ट ऐड कर दिया, इक्वल टू, सॉरी, इन्होंने क्या किया, पी वी जो है इसमें
पी को जो मॉडिफाइड कर दिया पी प्लस ए डिवाइड बाई बी स्क्वायर, कि जो प्रेशर है उसमें मॉलिक्यूल्स का कुछ ना कुछ प्रेशर एक दूसरे पर अप्लाई करते हैं, जिससे टोटल प्रेशर बढ़ जाता है, और इनका मॉलिक्यूल्स जो है वॉल्यूम ऑक्युपाइड करते हैं, तो टोटल वॉल्यूम बढ़ जाता है वी माइनस बी। तो वॉल्यूम में से माइनस कर दिया मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम इज इक्वल टू आर टी। तो ये आपकी वन टू वाल्स इक्वेशन हो गई, यही मैंने यहाँ लिखी है, पी प्लस ए बाई बी स्क्वायर प्लस वी माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। यहाँ पे जो ए और बी जो है कांस्टेंट है ना, ये तो आपका वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, ये आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और इनकी वैल्यू जो है ये 27 आर स्क्वायर टी सी आर का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 64 पी सी आर, और बी इज इक्वल टू आर टी सी आर डिवाइड बाई 8 पी सी आर, जो ये दिया है ए एंड बी को कॉन्स्टेंट, ये आपकी क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर डिपेंड करती है। बहुत ज़्यादा इसमें डेरिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल सी चीज़ें आती हैं, तो हम इसलिए इसे डेरिवेशन वेरिएशन नहीं करा रहे। ना तो ए बी कॉन्स्टेंट ये आपके निकाले जा सकते हैं, डेरिवेशन इसका काफ़ी बड़ा। तो यहाँ पे देखो टी सी आर क्या है, क्रिटिकल टेम्परेचर, और पी सी आर जो है क्रिटिकल प्रेशर। इसे हम आगे जब डिस्कस करेंगे तब हम बताएंगे, ठीक है ना। तो रियल गैस इक्वेशन में आपको कुछ भी नहीं याद रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि मोस्ट ऑफ द गैसेस जो है आइडियल गैस नहीं है, तो उनका बिहेवियर जो है रियल गैस की तरह हम कंसिडर करते हैं। और उसके लिए वान डेर वाल्स इक्वेशंस है, जिसमें वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स को भी काउंट किया गया और उनके बीच में इंटर मॉलिकुलर फोर्स को भी काउंट किया गया, और ये इक्वेशन याद रखेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, दिस मॉडल इंक्लूड द टू फैक्ट नॉट कंसिडर्ड इन आइडियल गैस मॉडल, द इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स एंड द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द मॉलिक्यूल देमसेल्व्स। ये आपका काउंट किया गया है। इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभार 2-3 नंबर में आपका लिखने को ये आ सकता है, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ए मेजर ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस बिहेवियर। तो साइंटिस्ट ने ये सोचा कि कोई गैस आइडियल नहीं है, कोई रियल गैस है, तो मेजर कैसे करें। तो उसे मेजर करने के लिए एक फैक्टर डिफाइन किया गया, जिसे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर कहते हैं, और जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो आपकी आइडियल गैस इक्वेशन थी पीवी इक्वल टू आर टी, उसमें मॉडिफाइड कर दिया और पीवी इक्वल टू लिख दी जेड आर टी। अब जो जेड की वैल्यू होगी वो ये बताएगी कि इक्वेशन जो है वो आइडियल गैस है या नहीं, या वो आइडियल गैस से कितनी वेरी करती है। तो नीचे लिखा है ये फैक्टर that accounts for the deviation of real gases from ideal gas behavior at a given temperature and pressure, ठीक है। तो पी बी इक्वल टू जेड आर टी, तो अगर आपका जेड इक्वल टू आपका 1 है तो वो आइडियल गैस हो गई। अब चाहे जेड इक्वल टू लेस देन 1 है, चाहे जेड इक्वल टू ग्रेटर देन 1 है, दोनों ही केस में वो रियल गैस है। और जेड से वैल्यू उसकी जितनी डिफर होगी, जैसे मान ली 1.5 है, 1.6 है, 1 पॉइंट या 2 है, तो जो इसकी वैल्यू जेड इक्वल टू 2 है वो ज़्यादा डेविएट हुई आइडियल गैस से, जेड इक्वल टू 1.5 कम हुई, जेड इक्वल टू 1.6 उससे ज़्यादा हुई, तो हम ये डेविएशन मेजर करते हैं। तो मैंने लिख भी दिया है, आइडियल गैस है तो जेड इक्वल टू 1, रियल गैस है तो जेड इज ग्रेटर देन 1 और लेस देन 1, दोनों ही कंडीशन में। तो लिखा है फार्दर अवे जेड फ्रॉम द यूनिटी मोर द गैस डेविएट फ्रॉम द आइडियल गैस बिहेवियर। गैसेस बिहेव एज आइडियल गैस एट लो डेंसिटी और हाई टेम्परेचर, वो मैं बार बार आपको बता ही रहा हूँ। तो इस तरह से ये छोटी छोटी डेफिनेशंस थी, ये लगभग में कंप्लीट हो गई हैं। अब हम नेक्स्ट जो लेक्चर लेंगे उस लेक्चर पे मूव करेंगे हीट एंड वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स पे। फिर कुछ डेरिवेशंस हैं कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस के लिए, कांस्टेंट वॉल्यूम के लिए, उसके लिए हम वर्क फाइंड आउट करेंगे और फिर हम न्यूमेरिकल पे पहुंचेंगे। तो इस तरह से तब हमारी 1 यूनिट कंप्लीट होगी, ठीक है ना। तो आप इसे अच्छे से एकदम डेफिनेशंस को रट लें, और कुछ अगर डाउट आपको लगता है तो वो मुझसे डिस्कस कर लें, और सर से जो है अपने सर को इन्फॉर्म कर दें, वो मुझे बता देंगे तो मैं वो डाउट आपका क्लियर कर दूंगा, ठीक है। थैंक यू।